हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर चांदनी। वेलकम्स यू टू माय चैनल डॉक्टर चांदनीज होम्योपैथी। आज हम लेने वाले हैं ब्लड सीरीज़ का लास्ट टॉपिक इज़ एनीमिया। What do you understand by anemia? It simply means the deficiency of hemoglobin in the blood. ठीक है, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? खून की कमी हो जाना, विच इज़ नोन एज एनीमिया. सो इट कैन बी रिजल्ट्स by either too few red blood cells or too little hemoglobin in the cell. So deficiency of hemoglobin, deficiency of red blood cells, deficiency of blood, all these are the variety of definition used to describe anemia. And it is a blood disorder which is characterized by less RBC count. Normal range is between 4 to 5.5 million per cubic millimeter. Decreased in the hemoglobin content, the normal range is from 14 to 15 gram per dl, and decreased in the packed cell volume. So all these three determine the condition of anemia. The major causes are decreased production of RBCs, increased destruction of RBCs and excessive loss of blood from the body. 3 तरह के कॉज के कारण एनीमिया हो सकता है. क्या हो रहा है? पहले तो जो फॉर्मेशन, सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, वो ही कम हो रहा है. सेकेंड टाइप में प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है. एंड थर्ड टाइप में सडन और एक्यूट हेमरेज हो गया है, या फिर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो गया है, विच रिजल्ट्स इन द एनीमिया. तो ये 3 इसके मेजर कॉजेज हो गए. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ आर ऑब्जर्वेटिंग फैक्टर्स लाइक साइज, शेप एंड कलर के साथ डिफाइन करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन विच वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. तो फर्स्ट हम लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या हम साइज़ की स्टडी करते हैं. तो साइज़ की स्टडी जो नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट्स रहती है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जब जिसमें हम मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम जो रहता है उससे हम आरबीसीज के साइज़ को डिफाइन करते हैं. तो मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम क्या बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है रेड ब्लड सेल्स ने. द नेक्स्ट वन इज़ कलर, जो कि डिटरमाइन होता है मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन से. तो MCHC की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, मतलब हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, बढ़ा हुआ है, तो उसका कलर रेड रहेगा. और अगर ये डिक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है नॉर्मल रेंज से, तो मतलब वहाँ पे हमको पेलनेस देखने को मिलने वाली है. So this is all about size and color of RBCs, which comes under the morphological classification. In morphological classification, it can subdivided into 4 types. First is the normocytic normochromic anemia. तो नॉर्मोसाइटिक मीन्स द साइज ऑफ आरबीसीज, जिसमें नॉर्मो मीन्स कि नॉर्मल है, तो यहाँ पे साइज जो है आरबीसीज की वो नॉर्मल रहेगी. नॉर्मोक्रोमिक मीन्स क्रोमा इज़ द कलर. सो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर है, नॉर्मल है, तो इसका कलर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी एनीमिया रिजल्ट कर रहा है. तो क्या होगा? एमसी भी नॉर्मल है, MCHC नॉर्मल है, लेकिन आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे. तो इट इज़ डिफाइन एज द decrease in number of red blood cells. So it is first of the type normocytic normochromic anemia. The second type is macrocytic normochromic anemia. As the name suggests, macrocytic it means कि size of RBCs becomes large, है ना. यहाँ पे आरबीसी का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका कलर जो है वो नॉर्मल है. तो क्या होगा? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. द थर्ड टाइप इज़ मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आरबीसी की साइज़ भी बढ़ रही है, साथ ही उसका जो कलर है वो डिक्रीज़ हो रहा है. क्योंकि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये कैसा होगा कि इसकी आरबीसीज की साइज़ बड़ी रहेगी, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, उसके कारण हमको यहाँ पे पेलनेस देखने को मिलेगी. MCHC कम आएगा, लेकिन MC भी नॉर्मल बढ़ा हुआ आएगा. ठीक है, तो ये है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. एंड द लास्ट वन इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. माइक्रोसाइटिक मीन्स कि आरबीसी का साइज़ जो है वो स्मॉल है और इसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम है. तो ये क्या रिजल्ट करेगा?
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये 4 तरह के टाइप्स है जो हमको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस वी स्टडी द कॉज ऑफ एनीमिया एंड द ओरिजिन ऑफ एनीमिया. In this, anemia is divided into further 5 subparts. First is hemorrhagic anemia, second is hemolytic anemia, then the nutritional deficiency anemia, then the aplastic anemia and the anemia of chronic diseases. First हम लेते हैं फ्रेंड्स हेमोरेजिक एनीमिया. हेमोरेज मीन्स क्या होता है? हेमोरेज मीन्स होता है ब्लड लॉस होना. ठीक है, तो एनीमिया कब होगा? जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है. अब ये लॉस की कंडीशन क्यों होती है? ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग होगी. तो ये क्यों हो सकता है? अब ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है तो एक्यूट हेमरेज में देखेंगे हम कि ब्लड वेसल्स का रप्चर किस वजह से हो रहा है. कोई भी सडन एक्सीडेंट हुआ या कोई भी इंजरी हुई, उसके कारण जब ब्लड वेसल्स रप्चर होगी तो सडन लॉस होगा और एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होगा. और ये इसको कैसे मेजर करते हैं? विद इन 24 आवर्स जितना भी हैमरेज होगा तो ये आता है एक्यूट हैमरेज में, है ना. और नेक्स्ट टाइप इज़ क्रॉनिक हैमरेज, जिसमें परसिस्टेंटली ब्लड लॉस हो रहा है, इंटरनल वैस्कुलर ब्लीडिंग हो रही है, एज इन केस ऑफ परप्यूरा हो, या फिर स्टमक अल्सर और पेप्टिक अल्सर्स की कंडीशंस में अल्सर्स ब्लीड करते हैं, या फिर पाइल्स की कंडीशन हो रही है, लाइक द कंडीशन सीन इन हीमोफीलिया जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, और एज इन केस ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग्स इन फीमेल्स लाइक इन मेनोरेजिक कंडीशन और दी मेट्रोरेजिया. तो इन सारी कंडीशंस में क्या होती है? परसिस्टेंट लॉस होता रहता है ब्लड का, विच रिजल्ट इन द क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया. अब यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो साथ ही उसके साथ आयरन कंटेंट भी लॉस्ट हो रहा है. आयरन कंटेंट लॉस्ट होगा तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हमको हाइपोक्रोमिक कंडीशन मिल जाएगी. तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के साथ में. नेक्स्ट इज़ हीमोलाइटिक एनीमिया. हीमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव रेट में हो रहा है, इंक्रीज रेट में हो रहा है, और सिंथेसिस उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन का रेशियो अनबैलेंस्ड हो जाएगा. प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन डिस्ट्रक्शन उससे ज़्यादा हो रहा है, विच रिजल्ट्स इन द हीमोलाइटिक एनीमिया. इसके वेरियस 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और द इंट्रिंसिक hemolytic anemia, which is based upon the external cause or the internal cause. तो external hemolytic anemia is caused by the factors like antibodies, chemicals and the drugs, or it is also known as the autoimmune hemolytic anemia. इसके क्रॉनिक डिजीज़ में जो जैसे लिवर फेलियर हो गया, रीनल डिसऑर्डर हो गया, जहाँ पे इरेथ्रोपायटिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. हाइपर स्प्लेनिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी. जैसे जैसे हिमोलाइसिस होगा स्प्लीन में स्टोर होगा जाके डिस्ट्रक्टिव आरबीसीज, तो हाइपर स्प्लेनिज्म मिलेगा. बर्न्स की कंडीशंस में infections like hepatitis, malaria and septicemia, or persistent use of penicillin, anti-malarial drugs and the sulfa drugs as in case of any type of chronic diseases. तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ hemolytic anemia. Now the intrinsic hemolytic anemia, which can be caused with the डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ देयर डिफेक्टिव प्रोडक्शन. सो यहाँ पे प्रोडक्शन अनहेल्दी हो रहा है, जिसमें एजिड आरबीसीज हो गए जिनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, जो इमैच्योर आरबीसीज हैं, ये सारे जो हैं वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द जेनेटिक और द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड द थैलेसीमिया. तो सिकल
फर्स्ट लेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो आरबीसीज की शेप है वो नॉर्मल होती है फ्रेंड्स, बाई कॉन्केव शेप होती है, स्पिंडल लाइक बाई कॉन्केव शेप होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज की शेप जो है वो सिकल शेप्ड हो जाएगी, जिसमें हीमोग्लोबिन एस जो है वो अफेक्ट हो जाता है, और इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन अफ्रीकन ऑरिजिन। और इसमें क्या होता है, अल्फ़ा चेन तो नॉर्मल होती है लेकिन बीटा चेन डिफेक्टिव हो जाती है। और तो ये देखने को मिलेगा सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें लिसिस कैसे होगा वो आगे चल के देखेंगे हम फिगर में। थैलेसीमिया की कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अल्फ़ा एंड बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया और टाइप 1 जिसको कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं, और ये भी एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वेरी करता है, और कॉमनली थाईलैंड और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में मिलता है, इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिटिव फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ब्लड को। जितने भी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स एसेंशियल होते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, उनके मैचुरेशन के लिए, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है अगर, तो वो कॉज करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, एज इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और द फॉलिक एसिड, और आयरन्स और प्रोटीन्स। तो दीज ऑल रिजल्ट्स इन द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके कॉजेज़ क्या हैं, फर्स्ट क्या कॉजेज़ है, एक तो इनका या तो इंटेक, फूड इंटेक में कम हो रहा है, फूड इंटेक अगर प्रॉपर है तो इनका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कम हो रहा है, और अगर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन भी प्रॉपर है तो इनका एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा अमाउंट में हो रहा है इन सेवरल टाइप्स ऑफ अदर डिजीज़ेस। और फर्स्ट हम लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हैम्पर होता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ आयरन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी कम होता है, विच रिजल्ट्स इन द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके कॉज क्या है, ब्लड लॉस हो रहा है, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन ड्यू टू poor absorption of iron from intestine, and increase in the demand for iron in the conditions like the growth age and in the pregnancy conditions। और इसके सिम्टम्स क्या रिफ्लेक्ट होते हैं, कोइलोनेकियाज मिलता है, जिसमें स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, जैसे कि फिगर में देखने को मिल रहा है। और इसके अदर सिम्टम्स में ब्रिटल हेयर एंड द एट्रॉफी ऑफ पैपिला इन द टंग, तो सेंसेशन लॉस हो जाएगा, टेस्ट लॉस हो जाएगा, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द डिफिकल्टी इन स्वेलिंग कॉल्ड एज डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन दीज द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ रिड्यूस्ड, नॉर्मल रेट में नहीं हो पाता है, जिसमें विच इज़ एसोसिएटेड विद मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, इट इज़ अ कंडीशन नोन एज एडिसन्स एनीमिया और एसोसिएटेड विद द एडिसन्स डिजीज़। इसमें हमको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रेजेंट जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, एंड इट कैन लीड टू ऑटो इम्यून एनीमिया। पैराइटल सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर पाता है, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हैम्पर होता है, विच कैन lead to the immaturation of red blood cells and slightly low hemoglobin level। यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, लेकिन जो साइज़ है रेड ब्लड सेल्स का वो बढ़ रहा है, तो इट कैन एसोसिएटेड विद मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और मे बी समटाइम्स हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सिम्टम्स क्या देता है ये, ग्लॉसी अपीयरेंस टंग का हो जाता है, रेड सॉर टंग हो जाती है इसमें, और शाइनी अपीयरेंस हो जाता है, जैसे कि ये फिगर में देखने को मिल रहा है, शाइनी स्मूदी और रेड टंग हो जाएगी। ऑल्सो it is associated with other diseases like thyroid gland disorders और the Addison's disease। इसमें क्या हो रहा है, लेमन येलो कलर हो जाएगा स्किन का, साथ ही इसको बोलते हैं एनीमिक पेलनेस हो रही है, या फिर माइल्ड जॉन्डिस लाइक कंडीशन बन जाएगी।
नेक्स्ट टाइप इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे विटामिन B12 नेसेसरी था मैचुरेशन के लिए आरबीसीज़ के, वैसे ही फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है आरबीसीज़ मैचुरेशन के लिए। सो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को डिफेक्टिव कर देता है और इसकी जो आरबीसी सेल्स की जो न्यूक्लियस है वो इमैच्योर फॉर्म में ही रह जाती है और बोन मैरो से रिलीज हो जाते हैं। तो इट कैन एसोसिएटेड विथ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो डिसरप्शन हो जाएगा। जो बोन मैरो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। अब ऐसा कब होता है, अगर हम जैसे कोई और डिजीज़ की ट्रीटमेंट लेते हैं तब, या फिर कोई केमिकल्स का परसिस्टेंट यूज़ कर लेते हैं तब, तो बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाता है। In cancer treatment we use to do chemotherapy or the high dose radiation therapy which damages the stem cells present in the bone marrow, and इसीलिए the cancer treatment is followed few weeks by the anemic conditions। और इसके साथ ही टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं लाइक इंसेक्टिसाइड्स और बेंजीन्स इन द गैसोलिन विच कैन कॉज द सेम इफेक्ट। और इन द ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक एसएलई और सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोस, इसमें क्या होता है, हेल्दी सेल्स को जो है अपने ही इम्यून सेल्स जो है अटैक करते हैं और ये क्रिएट करते हैं ऑटोइम्यून एनीमिया और द एप्लास्टिक एनीमिया। नाउ नेक्स्ट इज़ हेमोलाइटिक एनीमिया। डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती है हेमोलाइटिक एनीमियाज में, जैसे कि हमने देखा उसके शेप में के कारण जो डिस्ट्रक्शन रेट बढ़ता है उसको बोलते हैं, ये हेरिडिटरी और एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, रेड सेल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं और जो कैपिलरी वॉल्व होती है वो ईजिली रप्चर हो जाती है और स्पेशली इन द स्प्लीन देखने को मिलता है हमको। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन एंड द सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन। तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, जो नॉर्मल शेप रहती है आरबीसीज की वो बाइकॉन्केव शेप रहती है, इट टर्न्स इनटू द स्फेरिकल शेप। तो जब स्फेरिकल शेप के रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं तो वो स्लाइटेस्ट कंप्रेशन फोर्स भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, उसके कारण वो ईजिली कैपिलरी वॉल को रप्चर करके ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो कि वेस्ट अफ्रीकन एंड अमेरिकन ब्लैक्स में 3 to 1% देखने को मिलता है। इसमें हीमोग्लोबिन टाइप एस डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बीटा चेन फॉल्टी हो जाती है, म्यूटेटेड हो जाती है और जो आरबीसीज की शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है उसमें जो आरबीसीज है वो स्फीयर शेप के हो रहे हैं और उसके कारण वो क्या करते हैं, स्लाइटेस्ट कंप्रेशन से भी ब्लीड आउट हो जाते हैं। और इन द सेकेंड टाइप सिकल सेल एनीमिया, ये क्या करता है, क्लम्प का फॉर्मेशन कर देता है, फर्दर फॉरवर्ड सर्कुलेशन को स्टॉप कर देता है और एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी। तो इनका जो शेप चेंज हो रहा है ये क्या करता है, फ्रेजिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, और रिजल्ट करता है हेमोलाइटिक एनीमिया में। और इस कंडीशन के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि फॉरवर्ड सर्कुलेशन रुक जाता है तो हमको पेलनेस देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलेगा और ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। ये कंडीशन बहुत फैटल हो जाएगी अगर हम इसका रैपिड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं या फिर इसका रैपिड ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन बहुत ही फैटल होती है। एक और कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसमें RH पॉजिटिव फैक्टर जो रहता है फीटस का वो मदर के RH नेगेटिव फैक्टर्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल इजीली फ्रेजाइल हो जाते हैं और रप्चर्ड हो जाते हैं। अब बोन मैरो से ब्लास्ट ऑफ सेल रिलीज हो जाता है विदाउट देयर मैचुरेशन, ठीक है।
It is a very serious type of anemia. It causes large number of early blast forms of the red cell to be released from the bone marrow into the blood, which can also cause the death of the fetus, और इसीलिए इसको बोलते हैं erythroblastosis fetalis. नाउ द कंडीशन इज पॉलीसिथेमिया वेरा. इसमें क्या हो रहा है, पैथोलॉजिकली ब्लड सेल काउंट जो है 7 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब जो है बढ़ रहे हैं. इसकी नॉर्मल रेंज होती है हेमाटोक्रिट वैल्यू की 40 to 45%, विच इंक्रीज्ड टू अबाउट 60 to 70% इन द कंडीशन ऑफ पॉलीसिथेमिया वेरा. जैसे कि फ्रेंड्स कोई सी भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्राइसिस लेके आती है या फिर कोई डिस्ट्रक्शन कॉज करती है. तो जहाँ यहाँ पे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हेमाटोक्रिट वैल्यू भी बढ़ रही है तो क्या होता है, ज़्यादा आरबीसीज रिलीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा रेड ब्लड सेल काउंट हो रहा है, तो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है. जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा उसके साथ ही प्रेशर उतना ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, जो कि हेमाटोब्लास्टोसिस इफेक्ट कॉज करता है, और कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिथेमिया वेरा. ऑल्सो ये कंडीशन ब्रेस्ट ट्यूमर में भी देखी जाती है, जिसमें कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट सेल है उनका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है और उसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जो कि एक ट्यूमर ग्रोथ फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. तो दिस कंडीशन आर सिमिलर एज पॉलीसिथेमिया वेरा. It is not only does the hematocrit increase in value, but also the total blood volume also increases, and which engorges the entire vascular system. जब intensely pressure create होगा blood capillaries में, यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का एक्सेसिव अमाउंट में रहेंगे, तो क्या करेगा ये विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को बढ़ा देता है फॉर अबाउट 3 times to 10 times than of the normal rate. So this is all about anemia and the type of anemia, and also the last type of anemia is anemia of chronic diseases. It is like in hemophilic disease, sickle cell anemia, in renal diseases, जिसमें कि हमको एनीमिक कंडीशन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में देखने को मिलती है. सो फ्रेंड्स, please do like and subscribe to my channel, or in case of any queries please drop it into the comment box. Thank you so much for watching.